हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फ्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पार्ट बी है, पार्ट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो जो पार्ट बी है उसमें यूनिट नंबर फिफ्थ हम लोग को ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट फिफ्थ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन और ट्रांजिस्टर बाइसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और इनको क्यों पढ़ते हैं, और ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होती है, बाइसिंग सर्किट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए, और इस वीडियो को और अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट बी का यूनिट नंबर फिफ्थ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या तैयार करेगा, इस यूनिट का आपका बेसिक है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें अगर आपको नहीं आएगी तो आप किसी भी जो भी आपके वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, जो बाइसिंग सर्किट है, उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। है आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म को यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या समझना है हम लोग को, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन। ठीक है, हाँ, तो आप जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, बेसिकली ट्रांजिस्टर को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा यूज क्या है, एम्पलीफायर। मतलब एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांजिस्टर का जो बेसिक वर्क है, ट्रांजिस्टर का जो बेसिक वर्क है वो क्या है, इसको ये वर्क एज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। यहां पे केवल एम्पलीफायर में लिख रहा हूं, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर क्या करता है, और यहां पे हमको क्या जानना है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफायर जो वीक सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को, वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, तो एम्पलीफायर जब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया कि एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, कि ट्रांजिस्टर का मेन यूज जो होता है वो एक एम्पलीफायर की तरह होता है। और एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वहां पे क्या लगे रहते हैं, माइक लगे रहते हैं, और आपका जो साउंड बार रहता है वो बहुत दूर लगा रहता है, फिर भी हम लोग को उस साउंड बॉक्स से हमको क्या होता है, आवाज तेजी से सुनाई देता है। तो वहां पे क्या लगा होता है, उसके जो माइक से वायर जाती है वो एक एम्पलीफायर से होके जाती है, जो कि छोटे से साउंड को क्या करती है, बड़े या स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, स्ट्रॉन्ग साउंड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और यहां पे फेथफुल का मतलब है विश्वसनीय, विश्वसनीय। ठीक है, फेथफुल का मतलब है विश्वसनीय, मतलब कि यहां पे ऐसा एम्पलीफिकेशन जिस पे हम लोग विश्वास कर सके। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या कहता है, यहां से आप डेफिनेशन देख सकते हैं। फेथफुल एम्पलीफिकेशन, फेथफुल एम्पलीफिकेशन आपको किस के बारे में बताता है, एम्पलीफिकेशन, एक मिनट, एम्पलीफिकेशन ये हमको किस चीज के बारे में बताता है, अगर हमारा कोई ट्रांजिस्टर किसी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप,
अब इस लाइन का मतलब समझिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पे कोई हमने मान लीजिए कि सिग्नल सिग्नल इस तरीके से अप्लाई कर दिया, और ये ट्रांजिस्टर से जाने के बाद, ट्रांजिस्टर बेसिकली ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही जो प्रोसेस होता है जहां पे वीक सिग्नल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, वीक है ये आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल इन द सेंस कि यहाँ पे जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो आप देख सकते हैं इतना आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड पहले इतना था वो बढ़ के इतना हो गया। तो अगर वीक सिग्नल का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, मतलब जहां से ये सिग्नल स्टार्ट हुई है उसी जगह से ये एम्पलीफाइड होने के बाद ये उसी जगह से स्टार्ट हो और मैग्नीट्यूड इसका बढ़ा हुआ है रहे या स्ट्रॉन्ग रहे, तो ऐसे एम्पलीफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एम्पलीफिकेशन को हम लोग बोलते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। आई होप कि अब आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं कि अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, ऐसा एम्पलीफिकेशन बताइए जिसको हम लोग क्या बोले, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन बोले, तो आप क्या करेंगे, एक सिग्नल अप्लाई करेंगे और यहां पे ट्रांजिस्टर एक लगाएंगे, ट्रांजिस्टर, और यहां पे अगर हमारा इस सिग्नल का शेप चेंज हो जाता है, मतलब अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से शेप हमको मिल जाए तो ये आपका क्या हो गया, इस सिग्नल का शेप चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो फेथफुल एंड अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ये होता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन और अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब हम लोग एम्पलीफिकेशन, जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, इसको करने के लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट जो कि आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सेटिस्फाई करना चाहिए, उस 2-3 पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, बेसिकली ट्रांजिस्टर कन्वर्ट वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं, और एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इट्स जनरल शेप इज नोन एज द फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों फिगर आप वहां पे बना लीजिएगा, एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन का, एक अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन या तो मैं बना ही देता हूं, यहाँ पे ये आप ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाइएगा, ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे, और इसका मैग्नीट्यूड अब हमको क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है। अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन करने के लिए हमको 2-3 की फीचर अप्लाई करने पड़ते हैं, उस फीचर्स को आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको फेथफुल एम्पलीफिकेशन करने के लिए की फीचर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। कौन कौन से की फीचर्स हैं जो कि हमको फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अचीव करा सकते हैं। पहला है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, हमारे पास प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट आपको यह बताता है कि जब हम लोग किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपने कई सारे पढ़े हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। ये तीनों आपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ये तीनों एम्पलीफायर्स आपने पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़े हुए हैं। तो
हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आपका यूज होता है। मैंने बताया था उस समय कि क्यों आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, छोटे इनपुट को बड़े इनपुट में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन एमिटर। और कॉमन कलेक्टर आपका इंपीडेंस मैचिंग में यूज होता है, तो ज्यादा यूज आपका कॉमन कलेक्टर का नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉमन बेस है, ये क्या करता है, छोटे से कॉमन बेस अगर करते हैं तब यहाँ पे ये भी आपका, ये तीनों आपके जो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज होता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एक फिगर में यहाँ पे बना ही लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर लेता हूं, अगर हम लोग क्या लें, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले, और यहां पे एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने ले लिया, तो यहां पे ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे इस एरो को बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट ट्रेवल करता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे बैटरी अप्लाई कर देंगे। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो आपका इनपुट सिग्नल होता है वो आपका किस में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी अप्लाई करेंगे। ये आपका पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल, तो एन को एन से अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है। तो निगेटिव इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस। यहां पे इनपुट वोल्टेज कितना है, ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, क्योंकि कॉमन एमीटर, और ये आपका कलेक्टर है। फिर कलेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे, VCC से। तो यहाँ पे इसको रिवर्स बायसिंग में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, N है, N को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, ये इससे, ये आपका VCC है, ये VBB है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। जब हमारा कोई भी सिग्नल इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ना अप्लाई हो, उस समय जो आपके आईसी की जो वैल्यू होती है वो आपका VB, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, VBB को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब इनपुट वोल्टेज आपका क्या है, VBE, और यहां पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज VCE। तो थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा है वो चीजें आपको पता होना चाहिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसमें हमने कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया, तो अगर हम लोग VBE को फॉरवर्ड बायसिंग एक बैटरी लगा के करते हैं, उस समय उस बैटरी को कनेक्ट करने से जो कलेक्टर करंट किधर फ्लो करेगा, आपका आईसी इस प्रकार से फ्लो करेगा। ठीक है, कलेक्टर करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, और यहाँ पे IE करंट फ्लो करेगा, और ये आपका IB करंट। ठीक है, यहाँ पे IE और ये आपका IB। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कर देते हैं, VBE को जब फॉरवर्ड बायसिंग में कर देते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, एक बैटरी लगा के, यहाँ पे एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, तो उस समय जो कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ठीक है, समझ में आ गया, जीरो सिग्नल कलेक्टर। जीरो सिग्नल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया है, कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट क्या होता है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारा सेकंड की फीचर है जो कि हमारे फेथफुल एम्पलीफिकेशन करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। सेकंड कंडीशन क्या है, मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। जो बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है,
कितना होता है अभी जब इस पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है, मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर एमीटर जंक्शन वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। और जो आपका कलेक्टर जो आउटपुट वोल्टेज है ये भी प्रॉपर मिनिमम वैल्यू पे सेटअप रहना चाहिए, तभी फेथफुल कंडीशन अचीव होंगी, नहीं तो हमको क्या मिलेगा, अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन को हम लोग को अप्लाई करने के लिए। अब तीनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर क्या है, व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड एट इनपुट देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर इज नोन एज द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो जब हम लोग कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, कॉमन एमिटर मान लेते हैं कि हमारे पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, तो अगर इसमें कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते तो उस समय जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर, यहां पे ध्यान रखिएगा, इक्वल और ग्रेटर टू द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल अलोन। ठीक है, तो ये लाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमको प्रॉपर फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जो जीरो सिग्नल पे आपका जो आईसी की वैल्यू मिलेगी, मतलब आईसी की वैल्यू जो जीरो सिग्नल पे हमको मिल रही है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। किससे, मैक्सिमम ग्रेटर और इक्वल टू किसके, जब आईसी आपका कोई सिग्नल अप्लाई करने पर मिलता है उससे। ठीक है, व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड, व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड, व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करें, आईसी की वैल्यू जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो आपका है आईसी, अगर ये वैल्यू किससे मैक्सिमम होती है, जब हम लोग कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तब आईसी की वैल्यू जो होती है उससे मैक्सिमम, उससे ज्यादा या बराबर होती है, तब उस समय हमको क्या मिलेगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को अगर मैक्सिमम या बराबर नहीं रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहां पे जो आपका सिग्नल अप्लाई करने पर, जब हम लोग सिग्नल को अप्लाई करेंगे तो आईसी की वैल्यू कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को मैक्सिमम पे सेट नहीं करते हैं, अगर उस वैल्यू से कम होती है, अगर ये क्या होती है, आईसी जो जीरो सिग्नल अप्लाई करने पर इस वैल्यू से कम होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो जो आईसी है वो कभी ना कभी जाके क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जीरो एक्वायर कर लेगा, और जैसे ही आईसी की वैल्यू जीरो मिलेगी उसी समय हमको क्या मिलेगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू अ सिग्नल अलोन। अगर हम लोग कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं उस समय जो कलेक्टर करंट आ रहा है उसकी वैल्यू हमेशा कम या बराबर होनी चाहिए, किससे, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट से। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट को इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉपर मिनिमम बेस एमीटर वोल्टेज, और जो बेस एमीटर वोल्टेज होना चाहिए वो प्रॉपर एक मिनिमम वैल्यू पे सेटअप होना चाहिए। अब वो वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर बनाते हैं, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर लेते हैं, एक जर्मेनियम, यही दो आपने, सिलिकॉन का और ये आपका जर्मेनियम, यही दोनों आपके मटेरियल से हम लोग क्या बनाते हैं, एनपी टाइप, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सभी आपके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम का जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट होता है। ये आपको पता होगी, बेसिक बातें हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, बेस एमीटर वोल्टेज को इस वैल्यू से अगर कम फॉल करवाएंगे तो हमारा आईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो पूरे लाइन को पहले पढ़ते हैं, फिर देखिए आपको समझ में आएगा अच्छे से। इन ऑर्डर टू अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन, अगर हमको क्या करना है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन करना है, द बेस एमिटर वोल्टेज VBE, आप इस प्रकार से लिखिएगा इसको, VBE शुड नॉट फॉल बिलो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एट एनी इंस्टेंट। अब ये लाइन क्यों लिखी गई है, क्योंकि VB आपका हम लोग क्या करें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इनपुट के बीच में हम लोग ग्राफ बनाए, इनपुट करंट और इनपुट VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बनाते थे ना, VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, अगर हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जिसमें क्या करते हैं, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, आपको याद होगा। तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, VBE है। अब यहां पे देखिए, हमने जब कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लिया है, तो यहाँ पे जो आपका इनपुट वोल्टेज है ये है VBE और इनपुट करंट क्या है, IB है। तो इन्हीं दोनों के बीच में आपका ग्राफ बनने वाला है। अब देखिए, अब यहां पे होगा क्या, यहां पे ये 0.5 को रिमूव कर देना है, ठीक है, यहां पे अब देखिए यहां पे 0.3 वोल्ट होता है ना। अब देखिए अगर हमने क्या किया, अगर अगर ये वैल्यू 0.3 वोल्ट के बराबर नहीं रहती है या उससे ज्यादा नहीं रहती है, इसके अगर इससे नीचे रहती है तो होगा क्या, अगर 0.3 वोल्ट के नीचे वोल्टेज रहा, VBE की वैल्यू अगर 0.3 वोल्ट के नीचे रहा, तो उस समय हमारा क्या होगा, IB जो यहां पे आप देख रहे हैं ना, IB की वैल्यू कितना कम है, ठीक है। अगर IB की वैल्यू कम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पिछली बार आपके जो बेसिक्स होते हैं ट्रांजिस्टर को उसमें प्रूफ करवाए गए होंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि IC जो होता है IB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब IB की वैल्यू कम होगी तो हमको IC की वैल्यू कम मिलेगी। अगर IC की वैल्यू हमको कम मिली, मतलब हमारा कलेक्टर करंट अगर कम मिलेगा, तो हमारा एम्पलीफिकेशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट का वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ऐसे ऐसे आपको ट्रांजिस्टर को यूज करना है। जब भी, जैसे हाँ, अगर हम लोग सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं चाहे जर्मेनियम का यूज कर रहे हैं, हमेशा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पे ये सेट रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे गिरा तो IB की वैल्यू गिर जाएगी, IB की वैल्यू गिरेगी तो IC की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे अगर 0.7 वोल्ट पे होता है तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन हमको मिलेगा, क्यों, क्योंकि 0.7 वोल्ट पे हमने अगर इस ट्रांजिस्टर को सेट कर दिया, मतलब VBE को सेट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, IB की वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी, और IB की वैल्यू बढ़ेगी तो हमको क्या मिलेगा, कलेक्टर करंट की वैल्यू भी बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्यादा मिलने का मतलब है कि हमारा क्या होगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यही सारी चीजें आपको यहां पे बताई गई है। द बेस करंट इज वेरी स्मॉल अंटिल द इनपुट वोल्टेज ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। अब आपको फिगर में या ग्राफ में VI कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहा होगा कि जब तक पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं करता है बेस एमिटर जंक्शन, तब तक वहां पे बेस करंट क्या होता है, बहुत कम फ्लो करता है, ठीक है। तो उसी को यहां पे लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल, और द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर इज 0.5, सॉरी यहां पे 0.3 कर लीजिएगा, यहां पे 0.3 करना है, ठीक है। ठीक है, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एज शोन इन फिगर। वंस द पोटेंशियल बैरियर इज ओवरकम, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेता है आपका यहाँ पे VBE, द बेस करंट हेंस कलेक्टर करंट इंक्रीजेस। यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझिएगा, यहां पे क्या लिखा है, द बेस करंट एंड हेंस कलेक्टर करंट इंक्रीजेस शार्पली, मतलब
जब बेस करंट बढ़ेगा तब आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, और इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो आईसी होता है वो बीटा आईबी के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बीटा क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, जो कि हम लोग को क्या बताता है? आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच का रेशियो बताता है। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं इसको, बीटा को। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जब आईबी बढ़ेगा तो आपका आईसी भी शार्पली इंक्रीज करेगा। देयरफॉर इफ द बेस एमिटर वोल्टेज वीबी फॉल्स below these value during any part of the signal, अगर किसी पार्ट के सिग्नल में अगर VBE के वैल्यू इस वैल्यू से नीचे गिर जाती हैं, तब क्या होगा? दैट पार्ट will be amplified to the lesser extent due to small collector current। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? वो पार्ट सिग्नल का क्या होगा? लेस एम्प्लीफाइड होगा, और यहां पे क्योंकि स्मॉल कलेक्टर करंट होने के कारण, और दिस विल रिजल्ट इन अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन, और जिसके कारण हमको क्या मिलेगा? अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर मिनिमम VCE एट एनी इंस्टेंट, और जो VCE की वैल्यू जो हमने थर्ड पॉइंट लिखाया था कि जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होना चाहिए, ये भी प्रॉपर मिनिमम वैल्यू पे सेट होना चाहिए। अगर उससे नीचे गिरता है तो हमारा यहां पे भी कंडीशन से यहां पे क्या होंगी, आइए समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE जो होता है, जैसे यहां पे अगर हमने ये वाला एम्पलीफायर लिया है तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आप कि जो आपका यहां पे वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है VCE है, इस वोल्टेज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम पे सेट करना पड़ेगा। किस मिनिमम वैल्यू पे सेट करना पड़ेगा? 0.5 वोल्ट। किस पे? जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए, और यहां पे 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट अगर हमारा सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर बना हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं। आपको याद होगा जब मैंने फॉरवर्ड बायस या रिवर्स फॉरवर्ड बायस आपको बताया था, तो उस समय मैंने नी वोल्टेज के बारे में बताया था, जहां से आपके करंट शार्पली इंक्रीज करती है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर जर्मेनियम का अगर ट्रांजिस्टर है या सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है, तो इनको क्या करेंगे? एक नी वोल्टेज जो कि 1 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है, 0.5 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, इस वैल्यू पे सेट होने चाहिए। और इस वैल्यू पे सेट रहेंगे तो होगा क्या यहाँ पे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन द कलेक्टर एमीटर VCE शुड नॉट फॉल below 0.5 volt for germanium transistor and 1 volt for silicon transistor. This is called knee voltage. When VCE is too low, जब आपका VCE अगर इन वैल्यूज से कम हो जाता है तो क्या होगा? द कलेक्टर बेस जंक्शन इज नॉट प्रॉपरली रिवर्स बायस। जो VCE होगा वो प्रॉपरली रिवर्स बायस में नहीं हो पाएगा, और जब प्रॉपरली रिवर्स बायस में, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसको बेसिकली प्रॉपरली वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? जो VBE है, जो इनपुट वोल्टेज है, उसमें मतलब इनपुट में हमको क्या करना पड़ता है? फॉरवर्ड बाइस करना पड़ता है, और आउटपुट में हमको क्या करना पड़ता है? रिवर्स बाइसिंग करना पड़ता है। तो ये बेसिक कंडीशन होती है ट्रांजिस्टर बाइसिंग की। जब आपका ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क करने के लिए, ये आपके बेसिक कंडीशन होती है। तो जब ट्रांजिस्टर प्रॉपरली रिवर्स बायस में नहीं होगा तो मतलब वहां पे हमको क्या मिलेगा? अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन। देयरफॉर द कलेक्टर करंट कैन नॉट अट्रैक्ट द चार्ज कैरियर इमिटेड बाय द एमिटर, और एमिटर जो चार्ज कैरियर को इमिट करेगा वो कलेक्टर कैच नहीं कर पाएगा। हेंस द ग्रेटर पोर्शन ऑफ देन गोज टू द बेस, और उसका ग्रेटर पोर्शन जो होगा वो चार्ज कैरियर का वो बेस में चला जाएगा। तो कलेक्टर करंट का कम होने का मतलब क्या हुआ? हमको अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। दिस डिक्रीजेस द कलेक्टर करंट व्हाइल बेस करंट इंक्रीजेस, और यहां पे कलेक्टर करंट आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा व्हाइल बेस करंट इंक्रीजेस, हेंस द वैल्यू ऑफ बीटा फॉल्स। देयरफॉर यहां पे हम लोग बीटा इक्वल टू, हमने बताया ना, बीटा इक्वल टू क्या होता है? IC बाई IB होता है।
ठीक है, ये आपका रेशियो जो होता है ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है। तो अगर दिस डिक्रीजेस, यहाँ पे अगर ग्रेटर पोर्शन आपका बेस में चला गया तो ये कलेक्टर करंट को कम करेगा, जिससे आपका बेस करंट भी, बेस करंट क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, और यहाँ पे बेस करंट जब बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीटा जो है वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देयरफॉर इफ VCE is allowed to fall below VNE during any part of the signal, जब आपका नी वोल्टेज से आपका VCE अगर कम होता है तो क्या होगा, एनी पार्ट, अगर किसी पार्ट में सिग्नल में अगर VCE की वैल्यू क्या होती है, नी वोल्टेज से कम होती है, तो उस समय क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, वो सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाइड नहीं हो पाएगा, मतलब वहां पे हमको क्या मिलेगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। हाउएवर व्हेन VCE इज ग्रेटर देन VNE द कलेक्टर बेस जंक्शन इज प्रॉपरली बायस। जब आपका तब आपका क्या होगा, जब VCE ग्रेटर होगा नी वोल्टेज के या बराबर होगा, द कलेक्टर बेस जंक्शन इज प्रॉपरली रिवर्स बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, प्रॉपरली रिवर्स बायस होगा, एंड द वैल्यू ऑफ बीटा रिमेन्स कांस्टेंट रिजल्टिंग इन फेथफुल एम्पलीफिकेशन, जो कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन का एक फैक्टर, तब हमको क्या मिलेगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला भी आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में अगर हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जो आपका वीक सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, तो हमको ये 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी ही पड़ेंगी। ठीक है, और ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई, और इसी को आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर बाइसिंग में भी पढ़ेंगे। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन का काम क्या था कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, और इसके शेप को, और ये चीज अचीव करने के लिए हम लोग 3 कंडीशन पढ़ते हैं। पहला, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट, सेकंड प्रॉपर मिनिमम VBE मतलब इनपुट या कह ले बेस एमीटर वोल्टेज, और थर्ड पॉइंट होता है प्रॉपर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। जो मिनिमम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है वो नी वोल्टेज से क्या होना चाहिए, नी वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 कंडीशन है फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर बाइसिंग। अब देखिए, ट्रांजिस्टर बाइसिंग भी हमने पढ़ा कि इट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस दैट द फेथफुल एम्पलीफिकेशन, हमने फेथफुल एम्पलीफिकेशन को ऑलरेडी स्टडी किया, और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन, जो कि 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, कलेक्टर, ये जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, यहाँ पे प्रॉपर बेस एमीटर वोल्टेज, प्रॉपर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड इंस्टेंट। इट इज fulfillment of these condition which is known as the transistor biasing। अगर इन तीनों कंडीशन का फुलफिलमेंट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, द प्रॉपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया, द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पासेज ऑफ सिग्नल इज नोन एज द ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर बाइसिंग किसे कहते हैं, जब हमारा जो प्रॉपर फ्लो होता है जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का एंड मेंटेनेंस ऑफ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पासेज ऑफ सिग्नल इज नोन एज द ट्रांजिस्टर बाइसिंग, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग हेडिंग डाल के आप लोग इसका स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने पहले ही डिस्कस किया कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और ये जो 3 कंडीशन है, यही इट इज द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन इज नोन एज ट्रांजिस्टर। अगर इसी 3 कंडीशन को अगर हम लोग फुलफिल करना चाहेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर बाइसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर बाइसिंग कैसे, मतलब द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज कीप बेस एमीटर जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस। क्या करना है, हमारा ट्रांजिस्टर बाइसिंग करने का मेन
कारण ये है कि बेस एमिटर जंक्शन प्रॉपरली आपका क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉपरली रिवर्स बायस। आइए यहां फिगर से भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बाइसिंग किया था ना, अब देखो यहाँ पे ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर था, एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी को क्या किया, पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से कनेक्ट किया, तो मतलब ये वाला पार्ट क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस है, और ये वाला पार्ट क्या है, रिवर्स बायस है। तो ये आपका रिवर्स बायस, ठीक है। तो यहां पे हमारा बेसिक ट्रांजिस्टर को अगर वर्क करवाना है प्रॉपरली, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज टू कीप बेस एमिटर। बेसिक पर्पज जो होता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग का, वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर एमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस में करते हैं, ड्यूरिंग विच द एप्लीकेशन ऑफ द सिग्नल, जब हम लोग सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं। दिस कैन बी अचीव्ड विथ बायस बैटरी एसोसिएटिंग सर्किट विथ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहां पे ये कैसे अचीव किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या लगाते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस अचीव हो जाता है, ठीक है। The later method is more efficient and frequently employed। बाद में ये मेथड और ज्यादा यूज होने लगा। This circuit which provide transistor biasing, ऐसे सर्किट, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, the circuit which provides transistor biasing is known as the biasing circuit, ठीक है। अब आपका जो ट्रांजिस्टर बाइसिंग है, अगर जो सर्किट हमको क्या दे, हमको जो सर्किट हमारे ट्रांजिस्टर बाइसिंग को सेटिस्फाई करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसिंग सर्किट। तो हमको यहाँ पे कई सारे बाइसिंग सर्किट पढ़ने हैं, बाइसिंग सर्किट पढ़ने हैं, जिसका मैं थोड़ा सा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, बेस रेसिस्टर बायस या फिक्स्ड बायस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे हमको क्या पढ़ना है, बाइसिंग सर्किट को पढ़ना है, और ये बाइसिंग सर्किट हमारे 3 कंडीशन को फुलफिल करेंगे। जब इनपुट को हम लोग फॉरवर्ड बायस और आउटपुट को रिवर्स बायस कर देंगे, और हमारा ये 3 कंडीशन, जीरो सिग्नल, द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्यूरिंग पासेज ऑफ सिग्नल, ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कई सारे सर्किट देखेंगे। ये कई सारे सर्किट्स देखेंगे जिसमें वोल्टेज डिवाइडर बायस हो गया, और बाइसिंग सर्किट हो गया, और सेकंड आपका बेस रेजिस्टर बाइसिंग या फिक्स्ड बायस जिसको कहते हैं, ये सभी सर्किट्स को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेथफुल बाइसिंग और ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग ट्रांजिस्टर बाइसिंग को करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर बाइसिंग रहेगा तो आपको प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलेगा, जिससे हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन इस यूनिट का, फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बाइसिंग इस यूनिट का बेस तैयार करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसके बाद एक और टॉपिक आपका इस यूनिट से इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टेबलाइजेशन, वो मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा। स्टेबलाइजेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लासेस में पढ़ाने वाला हूं। हाँ, क्लासेस के बारे में मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। यहाँ पे हम लोग अपने डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पर, किस एप्लीकेशन पे, डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2nd एंड 4th सेमेस्टर की क्लासेस इस नवोद्भव बैच के थ्रू हमने स्टार्ट कर दिया है। इसमें इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा वो 3 मंथ तक रहेगा, और कोर्स की वैलिडिटी आपके पास एग्जाम तक बनी रहेगी। और इसके लिए अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम किसी के भी स्टूडेंट है, तो जो भी आपके 3 कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट रहेंगे, तीनों सब्जेक्ट केवल 1 टाइम पेमेंट करना है 1499, और आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो जाएंगे। और ये क्लासेस के सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको इसी प्रकार से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको क्लास हैंडरिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक यूनिट खत्म होगा आपको उस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जैसा हमने 1st एंड 3rd सेमेस्टर में किया था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको इस क्लास का
बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसका नाम है डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स। ठीक है, जिसमें आपको इस क्लास का पूरा फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 में, जिसमें हमने आज ये फेथफुल एम्प्लीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।